7 जनवरी 2025 पुणे में स्थित WNI ग्लोबल सर्विसेज नाम की इस BPO कंपनी के पार्किंग लॉट में आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा वहां से गुजर रहे लोगों को नहीं था। और यह सब कुछ तब हुआ जब शाम का वक्त था और भीड़ भाड़ सबसे ज्यादा थी, क्योंकि डे शिफ्ट ओवर होने के बाद लोग अपने घर को निकल रहे थे और नाइट शिफ्ट करने वाले ऑफिस में जा रहे थे। इसी ऑफिस बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में रिकॉर्ड की गई इस फुटेज की इस इमेज को देख ऐसा लगेगा कि मानो कोई नुक्कड़ नाटक चल रहा हो और लोगों की भीड़ उसे देखने को जुटी हो। पर सच तो यह है कि यह तस्वीर किसी नाटक की नहीं बल्कि एक जुर्म की चश्मदीद गवाह है। तस्वीर में व्हाइट टी शर्ट पहने दिख रहा यह शख्स कृष्णा सत्यनारायण कनौजिया है और जमीन पर बैठी ब्लैक टॉप पहने यह लड़की शुभदा कोडारी है, जो दर्द में चीख रही है, चिल्ला रही है, क्योंकि इस शख्स ने हाथ में पकड़े एक धारदार चाकू से उस पर कई बार वार किए हैं। इस लड़की का खून काफी तेजी से बह रहा है और खुलेआम हमला करने के बाद वह लड़का उसी लड़की के अगल बगल अपने हाथ में हथियार पकड़े टहल रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ एक भीड़-भाड़ वाले हिस्से में हुआ है, जहां सब इस जुर्म को होते देख रहे हैं, उसका अपने फोन से वीडियो बना रहे हैं, पर कोई भी हिम्मत कर उस लड़के को रोकने, उस लड़की को बचाने आगे नहीं आ रहा। और अब बस कुछ ही देर में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो न सिर्फ आपको अंदर तक हिला देगी बल्कि आपके जहन में कई सवाल छोड़ जाएगी। 28 साल की शुभदा कोडारी 2018 में अपनी MBA की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद WNI ग्लोबल सर्विसेज नाम की एक मल्टीनेशनल BPO में सीनियर एसोसिएट की पोस्ट पर काम कर रही थी और पिछले 6 साल से पुणे के इसी ऑफिस में जॉब करती थी। शुभदा की फैमिली ओरिजिनली रत्नागिरी के पास चिपल से थी, लेकिन बाद में वे महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ में सेटल हो गए थे। शुभदा के फादर की कराड़ में ही एक इलेक्ट्रिकल शॉप थी। चूंकि शुभदा की जॉब पुणे में थी, इसलिए वह पुणे के कात्रज में रेंट पर रहती थी। शुभदा के साथ ही उसकी कंपनी में 30 साल का कृष्णा सत्यनारायण कनौजिया भी जॉब करता था, जो शिवाजी नगर का रहने वाला था। वह जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर ज्वाइन हुआ था और यहीं से शुभदा और कृष्णा की एक दूसरे से जान पहचान हुई थी, जो बाद में दोस्ती में बदल गई। हालांकि कुछ महीनों बाद कृष्णा ने कंपनी बीच में छोड़ दी थी, लेकिन 1 साल बाद लगभग 4 महीने पहले उसने इसी कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट के पद पर फिर से ज्वाइन किया था। पूरी कंपनी में कृष्णा अगर किसी के सबसे ज्यादा क्लोज था तो वो थी शुभदा, और वह ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। एक दिन शुभदा परेशान हालत में कृष्णा के पास पहुंची और बताया कि उसके फादर को हाई ब्लड शुगर की बीमारी है और कंडीशन सीरियस होने के चलते डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपने फादर का ऑपरेशन करवा सके। शुभदा ने यही रीजन बताकर कृष्णा से Rs 25,000 उधार ले लिए, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अगले कुछ महीनों में शुभदा कभी Rs 25,000 तो कभी Rs 50,000 कृष्णा से उधार ले जाती और हर बार वही कहती कि उसे इन पैसों की जरूरत अपने फादर के इलाज के लिए है। कृष्णा भी दोस्ती की पट्टी आंखों में बांधे बिना कोई सवाल पूछे उसे अपनी सेविंग्स में से पैसा दे देता। यह सिलसिला इतना लंबा चला कि उधारी की फिगर लगभग Rs 10 लाख तक पहुंच गई। जरा सोचिए, आखिर कितनी बार शुभदा ने पैसे उधार मांगे थे और कृष्णा ने दिए भी थे। कृष्णा को ऑप्थाल्मिक डिसऑर्डर था, जिसके चलते उसकी एक आंख में प्रॉब्लम थी और इसी वजह से उसे हर 2-3 साल में एक मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था। और यही वजह थी कि जून 2024 में उसकी आई सर्जरी ड्यू थी। अब चूंकि कृष्णा को पता था कि आने वाले वक्त में सर्जरी के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने शुभदा से कहा कि वह उसके पैसे लौटा दे। अब हुआ वही जो मोस्ट केसों में अपने उधार दिए पैसे मांगते वक्त लोगों के साथ होता है, और वह है दिलासा, आश्वासन या यूं कहे वादा। वही वादा जो शुभदा ने कृष्णा से किया। उसने कुछ वक्त की मोहलत मांगी और प्रॉमिस किया कि वह जल्द ही उसके सारे पैसे लौटा देगी। दिन गुजर रहे थे, लेकिन शुभदा को देख कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह अपने उधार को चुकाने में जरा सी भी इंटरेस्टेड है। वैसे तो ऑफिस आवर्स में शुभदा के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज अलग होते, लेकिन कृष्णा जैसे ही अपने पैसों की बात करता, शुभदा कभी अपने पिता की दवा तो कभी उनकी मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देकर थोड़ा वक्त और मांग लेती। कृष्णा के पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि रकम बड़ी थी और सिवाय मोहलत देने के वह कर भी क्या सकता था। लेकिन धीरे धीरे कृष्णा को शुभदा के दिए गए रीजंस एक कोरी बहानेबाजी लगने लगे और कहीं ना कहीं उसे लगने लगा कि शुभदा उसकी दोस्ती का नाजायज फायदा उठा रही है।
इसलिए उसे जानने की खातिर कृष्णा शुभदा के फादर से मिलने पहुंच गया, जहां उसका सामना एक ऐसे सच से हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। शुभदा के फादर ने कृष्णा को बताया कि उन्हें ना कोई बीमारी है और ना ही उनकी कोई सर्जरी हुई है। कृष्णा के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इतने लंबे वक्त से उसे इमोशनल फूल बना बीमारी के नाम पर शुभदा ने उससे पैसे उधार नहीं बल्कि ठगे थे, और यही सोचकर उसका खून खोल उठा। कृष्णा के मन में इतनी नफरत भर चुकी थी कि उसका दिल और दिमाग ठीक से सोच समझ नहीं पा रहा था, और यही वजह थी कि जब 7 जनवरी की शाम 6 बजे वह फाइनली शुभदा को कंफर्म करने के लिए ऑफिस के पार्किंग लॉट में पहुंचा तो उसे सामने से कृष्णा मुस्कुराते हुए आता दिखा। शुभदा को अंदाजा नहीं था कि यह शाम उसकी जिंदगी की आखिरी शाम बनने वाली है, क्योंकि कृष्णा की मुस्कान के पीछे इरादे कुछ और ही थे। कृष्णा सोचकर आया था कि यह आखिरी बार है जब वह शुभदा से अपने पैसे की बात करेगा, लेकिन शुभदा ने उसे पैसे लौटाने से साफ मना कर दिया। शुभदा के मुंह से ऐसी बात सुन कृष्णा भड़क जाता है और अपने साथ लेकर आए क्लीवर से उसके राइट हैंड के एल्बो पर कई बार वार करता है। हमला होते ही शुभदा वहीं जमीन पर गिर जाती है। उस वक्त वहां मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी देख रही होती है। शुभदा जैसे तैसे अपना फोन निकाल अपने पिता को कॉल कर अपने साथ हुए इस हमले के बारे में बता ही रही थी कि तभी कृष्णा उसके हाथ से फोन छीनकर कॉल पर उसके पिता से कहता है कि अब वह उसके पैसे वापस करे। इतना कहते हुए उसने हाथ में पकड़े क्लीवर को जमीन पर फेंक दिया। बस मानो वहां खड़ी भीड़ इसी पल के इंतजार में थी, क्योंकि इसी के बाद वहां सबके अंदर खुद बखुदा पर वार कर रहा था, और आखिरकार वह सभी कागजी शेर कृष्णा को पकड़ उसे पीटकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। सिंस वार तेज धारदार चाकू से किए गए थे, इसलिए शुभदा के हाथों की कई नसें बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। बट सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि शुभदा को लो ब्लड शुगर की शिकायत थी। यही वजह थी कि जब तक भीड़ ने रिस्पॉन्ड किया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, तब तक ब्लड क्लॉटिंग ना होने की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन काफी खून बह जाने के चलते इलाज के दौरान ही कार्डियक अरेस्ट पड़ जाने से उसकी जान चली गई। फिलहाल शुभदा की छोटी बहन साधना कोडारी ने यरवदा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की है, जिसके बाद पुलिस ने कृष्णा को बीएनएस के सेक्शन 1031 और आर्म्स एक्ट के सेक्शन 4 और 5 के तहत केस रजिस्टर कर अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने यह भी क्लियर कर दिया है कि यह पूरा केस पैसों की लेन देन से जुड़ा हुआ है और इसमें रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कोई एंगल नहीं है। अभी तक यह भी सामने नहीं आया है कि शुभदा ने उन पैसों के साथ क्या किया। सोशल मीडिया में कई खबरें उड़ी कि शुभदा वह पैसे उधार लेकर अय्याशी में उड़ाती थी, और जब कृष्णा ने वापस मांगे तो उसने झूठे केस में फंसाने की धमकी दे दी। हालांकि पुलिस की तरफ से इस एंगल पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इस पॉइंट को फिलहाल ना पुलिस ने वेरीफाई किया है और ना ही कृष्णा ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है, लेकिन फिर भी इस केस ने लोगों को 2 ओपिनियंस में बांट दिया है। कुछ लोग जहां कृष्णा के इस अपराध को जस्टिफाई कर रहे हैं और उनका मानना है कि जो उसने किया वह ठीक किया, कोई उसे 21 तोपों की सलामी दे रहा है तो कोई उसे सैल्यूट कर रहा है। वहीं कुछ लोग इस एक्ट को, इस क्राइम को किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं मान रहे हैं। अगर हम केस की बात करें तो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिन्होंने कभी किसी ना किसी को उधार दिया होगा और दूसरे जिन्होंने कभी ना कभी किसी से उधार लिया होगा। ना उधार देना गलत है और ना जरूरत पड़ने पर लेना, लेकिन इन दोनों सिनेरियो में जो सबसे अहम है वो है हैसियत और नियत। हैसियत उधार देने वाले की और नियत उधार लेने वाले की। अपनी लाइफ में जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है वह यह था कि किसी को उतने ही पैसे उधार दो जितने देकर उसे हमेशा के लिए भूल सको, और उतने ही पैसे उधार लो जितने विद म्यूचुअल एग्रीमेंट एक सर्टेन टाइम पीरियड में चुका सको। लेकिन लोगों से गलतियां इसी जगह पर होती हैं, और आप शायद मेरी इन बातों से रिलेट भी करोगे, क्योंकि जब हम किसी को उधार देते हैं तो उस वक्त हमारी डिसीजन मेकिंग काफी हद तक इमोशनल व्यू पॉइंट से होती है और हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन या सिचुएशन को नजरअंदाज कर जाते हैं। जिसे हम उधार देते हैं वह शख्स उधार लेते वक्त तो बिल्कुल अलग बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन के साथ आया होता है, लेकिन जब आप उससे अपने ही पैसे मांगने जाते हो तो वही शख्स के हाव भाव, बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। आपको लगता ही नहीं कि यह वही शख्स है जिसकी आपने मुसीबत के वक्त मदद की थी। हर बार उधार लेने वाला भी गलत नहीं होता, क्योंकि जरूरत के वक्त वो पैसे उधार ले लेता है, लेकिन उसके पास उन पैसों को एक सर्टेन टाइम पीरियड तक वापस करने की ना कोई फसल प्लानिंग होती है और ना कोई बैकअप स्ट्रेटजी, और वह इसी चक्कर में फंस जाता है।
सो ये काफी सब्जेक्टिव इशू है जो दोनों पार्टीज के डिसीजन मेकिंग पर डिपेंड करता है। इस केस में कृष्णा ने शुरुआत में जब उधार देना शुरू किया तो उसे भी एक वक्त पर पैसे देने से खुद को रोकना चाहिए था, क्योंकि कभी RS 25,000 तो कभी RS 50,000। जब आप इतना बड़ा अमाउंट उधार दे रहे हो, वह भी तब जब आपको पता है कि आने वाले वक्त में आपकी भी सर्जरी ड्यू है, एक मेडिकल एक्सपेंस आने वाला है, लेकिन फिर भी आपने खुद ही पैसे से उधार देने शुरू किए और एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे RS 10 लाख दे डाले। आप उसी कंपनी में अकाउंटेंट थे, आपको पे स्केल, सैलरी सबका आइडिया होगा। सिर्फ कॉमन सेंस से ही पता चल सकता था कि इतने पैसे दे तो दिए हैं, लेकिन सामने वाला वापस कैसे करेगा, या फिर वो वापस ना करने के इरादे से ही तो नहीं ले रहा। और फिर जब ये पता चला कि सामने वाला आपको इमोशनल फूल बनाकर आपकी मेहनत की कमाई को लूट रहा है, तो सीधा उसको इस अंजाम तक पहुंचा देना कहां तक सही है। RS 10 लाख माना एक बड़ी अमाउंट थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप किसी की जान ले लें। ये करके आपने खुद की भी जिंदगी बर्बाद कर ही ली। कितना भी अमाउंट लाइफ की वैल्यू के आगे तो छोटा ही है। शुभदा ने भी जो किया वह भी कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता। फिलहाल पैसे किस लिए उसने लिए यह वजह सामने नहीं आई, लेकिन जो इमोशनल गेम खेल उसने अपने ही दोस्त से जिस तरह से पैसे लिए वह भी गलत ही है, जिसका अनफॉर्चुनेटली अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। इन पैसों के खेल में जहां एक ने अपनी जान गंवाई, वहीं दूसरे ने आजादी। अक्सर जुर्म में दो मेन एलिमेंट्स होते हैं, एक विक्टिम यानी पीड़ित, तो दूसरा कल्पित यानी दोषी। लेकिन इस केस में एक तीसरा एलिमेंट भी है और वह है बाय स्टैंडर यानी दर्शक। यह दर्शकों की भीड़, जैसा मैंने पहले ही बताया कि कागजी शेर बन पहले तो सिर्फ तमाशा देखती रही और फिर हिम्मत का दिखावा तब करना शुरू किया जब उसने चाकू जमीन पर फेंक दिया। खैर, पूरा दोष उनको भी क्या ही दें। सबको अपनी जिंदगी से प्यार होता है और कोई खुद से आगे इसलिए भी नहीं बढ़ता क्योंकि वह यह सोचता है कि कोई और आकर तो उसे बचा ही लेगा, या फिर जब इतने लोगों में से कोई भी नहीं जा रहा तो मैं क्यों जाऊं। ऐसा अक्सर तभी होता है जब कहीं पर हादसा हो जाए और आसपास कई लोग मौजूद हों, और इसी को ही बायस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। यह केस एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट का ही नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रेशर का भी है। वैसे कि लेन देन से अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं जो रिश्तों को खराब कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप सोच समझकर अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को ध्यान में रखकर ही फैसला लें और जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखें, क्योंकि उधार देना कोई रिश्तेदारी या दोस्ती निभाने का प्रूफ नहीं है।